इकाई 9 चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली के किसान आंदोलन। इकाई की रूपरेखा 9.0 उद्देश्य, 9.1 प्रस्तावना, 9.2 चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली के किसान आंदोलन से पूर्व भारत में कृषक आंदोलन का स्वरूप 1818 ईस्वी से 1817 ईस्वी। 9.3 भारत में चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली किसान आंदोलन की प्रकृति। 9.4 कृषक विद्रोहों के कारण। 9.4.1 चंपारण किसान आंदोलन के कारण। 9.4.2 खेड़ा किसान आंदोलन के कारण। 9.4.3 बारदोली किसान आंदोलन के कारण। 9.5 किसान आंदोलनों का उद्भव एवं विकास। 9.6 चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली के किसान आंदोलन का महत्व। 9.7 सारांश। 9.8 अभ्यासार्थ प्रश्न। 9.9 संदर्भ ग्रंथों की सूची। पृष्ठ 125। 9.0 उद्देश्य। इकाई के अंतर्गत ऐतिहासिक दृष्टि से ये विवेचन किया गया है कि किस प्रकार भारत में चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली के किसान आंदोलन प्रादुर्भावित हुए, उनका क्या स्वरूप रहा एवं इन आंदोलनों को प्रोत्साहित करने हेतु किन परिस्थितियों एवं तत्वों ने योगदान दिया। इन आंदोलनों के संदर्भ में इकाई में आप ये अध्ययन करेंगे कि आदिकाल से भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और इस व्यवस्था के क्षेत्र में कृषकों के निरंतर विद्रोह होते रहे, जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता बन गई। कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रारंभ से ही कृषकों की दयनीय, शोषण व अत्याचार पूर्ण स्थिति बनी रही। इस वर्ग के सुधार हेतु सरकार के द्वारा उपेक्षा की नीति को अपनाया गया, जिससे कृषकों में असंतोष एवं विद्रोह की भावना प्रज्वलित हुई। इस भावना से प्रेरित होकर कृषकों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर आंदोलन किए। इकाई में आप अध्ययन के रूप में इस स्थिति पर विचार करेंगे कि भारत में कृषकों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो विद्रोह किए गए, उनमें विभिन्न वर्गों के कृषकों ने सक्रिय रूप में भाग लिया। आप ये अध्ययन करेंगे कि 1917-18 ईस्वी में बिहार प्रांत में चंपारण कृषक आंदोलन, गुजरात प्रांत में खेड़ा कृषक विद्रोह तथा 1928 ईस्वी में गुजरात प्रांत एवं सूरत जिले के बारदोली कृषक विद्रोह को विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों ने योगदान दिया। इकाई में आप चंपारण, खेड़ा, बारदोली कृषक आंदोलनों की प्रकृति एवं स्वरूप का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। इस इकाई में इस विचारधारा का अध्ययन करेंगे कि चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली कृषक आंदोलन के क्या परिणाम हुए एवं इसका क्या ऐतिहासिक महत्व रहा। इसी प्रकार इन कृषक विद्रोहों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। चंपारण, खेड़ा, बारदोली के कृषक आंदोलन को अंग्रेजी सरकार के द्वारा दमन करने एवं उसे नियंत्रित करने हेतु किस नीति को अपनाया गया, उसका विवेचनात्मक अध्ययन करेंगे। 9.1 प्रस्तावना। आधुनिक भारतीय इतिहास एवं भारत में हुए विभिन्न कृषक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली कृषक आंदोलनों का उल्लेखनीय ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। इन आंदोलनों की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन के विशेष संदर्भ में भी प्रमुख भूमिका रही है। इनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय सहयोग मिला था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषक आंदोलन का प्राचीन स्वरूप माना जाता है, लेकिन 19वीं शताब्दी से इन कृषक आंदोलनों को सक्रिय बल एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस शताब्दी में भारतीय किसान अंग्रेजी सरकार के शोषण, अत्याचार एवं दोषपूर्ण नीति के विरुद्ध आंदोलन करने हेतु प्रेरित हुए थे। 20वीं सदी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा कृषक आंदोलनों ने कृषकों के असंतोष को किसान आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने में अत्यधिक रूप में प्रभावित किया था। पृष्ठ 126। ऐतिहासिक दृष्टि से ये तथ्यपूर्ण है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग रही है। यहाँ अधिकांश लोग कृषि कार्य किया करते थे। अंग्रेजी शासनकाल में ये वर्ग बहुसंख्यक वर्ग था। इस वर्ग का प्रारंभ से ही अधिक शोषण एवं उनका अत्याचार होता था। अंग्रेजी सरकार की भू राजस्व व्यवस्था, व्यापारिक नीति तथा उद्योगों के विनाश के प्रति उदासीनता की नीति के परिणाम स्वरूप समाज व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कृषकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि संभव हुई थी।
इस स्थिति में भारत का बहुसंख्यक कृषक वर्ग प्रारंभ से ही अधिकतम शोषित रहा। अंग्रेजी शासनकाल में कृषकों के प्रति अत्याचार, शोषण की प्रक्रिया काफी वृद्धिशील हुई। इस क्षेत्र में सरकार, जमींदार, स्थानीय साहूकार, अधिकारियों आदि सभी ने कृषकों के शोषण में सक्रिय सहयोग दिया। प्रारंभ में अधिकतर किसान इस शोषण को सहन करते रहे, क्योंकि कृषकों की निर्धनता, अज्ञानता, भाग्यवादिता, कृषकों का विभिन्न स्थानों में निवास करना, स्थान परिवर्तन करने की अक्षमता आदि परिस्थितियों ने कृषकों को संगठित नहीं होने दिया। इसी भांति इन कारणों के कारण कृषकों ने शोषित वर्ग के विरुद्ध संगठित रूप में संघर्ष करने के लिए असक्षम बना दिया। तथापि कृषकों के असंगठित विद्रोह निरंतर रूप में बने रहे, लेकिन सरकार की संगठित शक्ति ने कृषक आंदोलनों का दमन करने में सफलता प्राप्त की। 9.2 चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली के किसान आंदोलन से पूर्व भारत में कृषक आंदोलन का स्वरूप 1818 ईस्वी से 1917 ईस्वी, अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत 1818 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक भारत में विभिन्न कृषक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय स्वरूप एवं महत्व माना जाता है। चंपारण का कृषक आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार प्रांत में हुआ था। उससे पूर्व भारत के विभिन्न प्रांतों में कृषक विद्रोहों को प्रोत्साहन मिल चुका था। इन कृषक विद्रोह का उल्लेख एवं संक्षिप्त विवेचना ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्यपूर्ण एवं आवश्यक है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि कृषक आंदोलन के अंतर्गत 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह का उद्भव हुआ था। संथाल आदिवासी जाति थी। इस वर्ग के कृषक हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुड़ा और वीरभूमि क्षेत्रों में कृषि कार्य किया करते थे। इन क्षेत्रों में 1793 ईस्वी की स्थायी बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था के फलस्वरूप जमींदार भूस्वामी बन गए थे। कृषकों ने यद्यपि अपने कठिन परिश्रम के द्वारा पथरीली व जंगलों से आच्छादित भूमि को कृषि योग्य बना दिया था, लेकिन जमींदारों ने इस भूमि के भी स्वामित्व की मांग की और बलपूर्वक उनसे रुपए बटोरने प्रारंभ कर दिए थे। पुलिस न्यायालय ने भी साहूकारों और जमींदारों को किसानों के विरुद्ध समर्थन दिया। इस स्थिति में संथाल लोग इन अत्याचारों को सहन नहीं कर सके और उन्होंने सिद्धू व कान्नू बंधुओं के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 1856 ईस्वी में संथालों के नेता बंदी बना लिए गए और विद्रोह को कठोरतापूर्वक दबा दिया गया। सरकार ने एक जांच समिति की नियुक्ति की, जिसके आधार पर बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसने खोए हुए भूधारण और सामंतों द्वारा लगान के रूप में निश्चित राशि वसूल करने की प्रथा को फिर से स्थापित किया। 1857 ईस्वी में जिन क्षेत्रों के कृषकों ने विद्रोह में भाग लिया था, उन्हें अधिक भू राजस्व कर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया। इस समय कृषकों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की नीति को अपनाया था। पृष्ठ 127। 1859 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह को प्रोत्साहन मिला था। इस समय अंग्रेजी सरकार के अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों तथा धनी वर्ग के जमींदारों ने बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त करके उस पर नील खेती करने लगे थे। ये वर्ग कृषकों पर अत्याचार किया करते थे। ये लोग कृषकों को अपने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से नील उगाने के लिए बाध्य करते थे। कृषकों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, उनके प्रति अत्याचार व शोषण की स्थिति बनी हुई थी। ये विद्रोह पाबना, नदिया जिला, जैसोर, खुलना, राजाशाही, ढाका, दिनाजपुर इत्यादि प्रदेशों में फैल गया। इस विद्रोह से परेशान होकर अंग्रेजी सरकार ने नील आयोग की नियुक्ति की, जिसके द्वारा किसानों की कठिनाइयों का निराकरण किया गया। 1872 ईस्वी में एवं 1876 ईस्वी के मध्य पूर्वी बंगाल के कृषकों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किए गए थे, क्योंकि ये जमींदार कृषकों से अत्यधिक भू राजस्व की वसूली करते थे। कृषकों के साथ शोषण व अत्याचार किया जाता था। इस स्थिति में कृषकों ने विद्रोह किया, लेकिन सरकार ने इन विद्रोह का दमन किया एवं कृषकों के हित में इस प्रकार के कानून बनाए जिनसे कृषकों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। 1875 ईस्वी में मराठा कृषकों द्वारा आंदोलन किया गया। ये कृषक ऋणों के भार से ग्रसित थे। उन पर साहूकारों व जमींदारों के अत्याचार व शोषण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। गुजराती व मारवाड़ी साहूकार कृषकों द्वारा लिए गए ऋणों की अपने खातों में हेरा फेरी कर देते थे,
परिणाम स्वरूप पूना, अहमदाबाद के कृषकों ने अत्याचार करने वालों का वध कर दिया, साहूकारों का बहिष्कार कर दिया। कृषकों ने साहूकारों के कब्जे से कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने व उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने सेना की सहायता से विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। सरकार ने दक्कन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी सिफारिश पर दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 पारित किया गया। 1893-94 ईस्वी में असम के कृषकों ने विद्रोह किए थे। इस क्षेत्र में कृषकों ने लगान की वृद्धि का विरोध कर दिया था। जमींदारों, साहूकारों तथा अन्य अधिकारियों ने जब कृषकों की भूमि पर कब्जा किया तो कृषकों ने विरोध स्वरूप विद्रोह किया। अंग्रेजी सरकार ने पुलिस और सेना के द्वारा कृषक विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। 1896 ईस्वी व 1900 ईस्वी के मध्य पंजाब में सरकार के भू राजस्व संबंधी कानूनों तथा साहूकारों के शोषण के विरुद्ध कई स्थानों पर कृषकों ने संघर्ष किया। सरकार ने किसानों को संतुष्ट करने के लिए 1902-03 ईस्वी में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट बनाया, जिसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि साहूकार किसान की भूमि की खरीद अथवा गिरवी नहीं रख सकते थे। लेकिन कृषक इससे संतुष्ट नहीं हुए। कृषकों का निरंतर विद्रोह चलता रहा एवं ये कृषक विद्रोह पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। उक्त आंदोलनों के पश्चात महात्मा गांधी के नेतृत्व में कृषक विद्रोहों को 1917 ईस्वी से प्रोत्साहन मिला। इस क्षेत्र में बिहार में चंपारण के क्षेत्र में कृषक विद्रोह को प्रमुख रूप में प्रोत्साहन मिला। पृष्ठ 128। 9.3 भारत में चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली किसान आंदोलन की प्रकृति। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन एवं महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न आंदोलनों के संदर्भ में चंपारण, खेड़ा एवं बारदोली कृषक विद्रोहों का विशेष महत्व है। इन आंदोलनों की प्रकृति अथवा स्वरूप का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात ये ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट होता है कि ये कृषक विद्रोह पूर्व में हुए कृषक विद्रोहों से अपनी अलग विशिष्टता लिए हुए थे। चंपारण, खेड़ा, बारदोली कृषक विद्रोहों को विशेष रूप में महात्मा गांधी का सक्रिय नेतृत्व प्राप्त हुआ था। कृषकों को अहिंसात्मक रूप में संगठित करने, विद्रोह के लिए प्रेरित करने व विद्रोह को सक्रिय व सशक्त स्वरूप प्रदान करने में गांधी जी का सक्रिय योगदान रहा। इन विद्रोहों का ये भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्वरूप रहा कि ये आंदोलन प्रमुखतः राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित विद्रोह थे एवं उन्हें राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप प्राप्त हुआ। ये कृषक विद्रोह सत्याग्रह का स्वरूप भी माने जाते हैं। चंपारण, खेड़ा और बारदोली के कृषक विद्रोह की प्रकृति का ये भी स्वरूप रहा कि ये विद्रोह कृषकों के द्वारा प्रारंभ किए गए थे, जिनके कारण इसे कृषक विद्रोह का आधार प्राप्त हुआ। लेकिन इन विद्रोहों को भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेष रूप में महात्मा गांधी का पूर्ण समर्थन व नेतृत्व कृषकों को मिला। यद्यपि अन्य कृषक विद्रोहों की भांति चंपारण, खेड़ा व बारदोली कृषक आंदोलन के शोषण, अत्याचार प्रमुख कारण रहे, लेकिन इन विद्रोहों को राष्ट्रीय आंदोलन की परिस्थितियों ने विशेष योगदान दिया। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार विरोधी जिस नीति, विरोध, सत्याग्रह आदि को अपनाया गया, उनसे कृषक विद्रोहों को समर्थन मिला एवं उन्हें भी आंदोलन में बुनियादी समस्या मानकर सम्मिलित कर लिया गया। परिणाम स्वरूप चंपारण, खेड़ा व बारदोली कृषक विद्रोहों को गतिशीलता प्राप्त हुई। चंपारण, खेड़ा व बारदोली कृषक विद्रोहों के स्वरूप की ये भी प्रमुख विशेषता रही कि महात्मा गांधी ने जब अखिल भारतीय कांग्रेस के आंदोलन को मध्यम वर्गीय आंदोलन के स्थान पर जन आंदोलन में परिवर्तित किया, उसमें भारतीय कृषकों की सक्रिय भूमिका रही। कृषकों ने इस समय ये महसूस किया कि उनकी समस्याओं का हल स्वतंत्र प्राप्ति द्वारा ही संभव है। इस भावना से प्रेरित होकर कृषकों ने कांग्रेस की समस्त गतिविधियों में भाग लिया। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई प्रत्येक गतिविधि में कृषकों ने सक्रिय योगदान दिया। चंपारण, खेड़ा व बारदोली के कृषक विद्रोह 1917 ईस्वी से 1931 ईस्वी के मध्य हुए किसान आंदोलन थे। इस दृष्टि से चंपारण कृषक विद्रोह 1917-18 ईस्वी में, खेड़ा कृषक विद्रोह 1919 ईस्वी व बारदोली का कृषक विद्रोह 1930-31 ईस्वी प्रमुख कृषक विद्रोहों का स्वरूप रहे। इन कृषक विद्रोहों को राष्ट्रीय आंदोलन व राष्ट्रीय भावना से प्रेरित किसान आंदोलन कहा जाए तो कोई ऐतिहासिक अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन कृषकों ने
अपना शोषण अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तथा कृषि के क्षेत्र में अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। पृष्ठ 129। कृषक विद्रोहों के स्वरूप की कड़ी में ये भी विचारधारा व्यक्त की जा सकती है कि चंपारण, खेड़ा व बारदोली किसान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थे, क्योंकि भारतीय किसान अपने अधिकारों को प्राप्त करने तथा कृषि के क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं, दोषों से मुक्ति चाहते थे, जिसके वशीभूत होकर उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारतीय क्रांतिकारियों का सहयोग किया व आंदोलन में भाग लिया। किसानों के संगठन के विशेष संदर्भ में भी ये आंदोलन अपना विशिष्ट स्वरूप रखते हैं, क्योंकि इन कृषक विद्रोहों के परिणाम स्वरूप भारत में विभिन्न किसान संगठनों की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ कृषकों ने यह भी महसूस किया कि कांग्रेस द्वारा किसानों के हित की पूर्ति संभव नहीं है। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी से चंपारण आंदोलन करते हुए लिखा था कि इस आंदोलन में कृषकों की मुख्य समस्याओं, कृषकों के ऋण लगान में कमी किए जाने संबंधी प्रश्नों को सम्मिलित नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप किसानों के अलग संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। इस आधार पर 1923 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के कृषकों ने 1926 ईस्वी में पंजाब, बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में कृषकों के संगठन बनाए। 1928 ईस्वी में आंध्र में प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किसानों के संगठित अथवा असंगठित शांतिपूर्ण या हिंसात्मक आंदोलनों में से कोई भी कृषकों को न्याय नहीं दिला सका। तथापि इन आंदोलनों का ये भी महत्वपूर्ण स्वरूप रहा कि सरकार ने कृषकों के हित में कुछ कानून निर्मित किए। इस दृष्टि से 1934 का उत्तर प्रदेश का डेब्ट रिलीफ एक्ट, पंजाब का रेगुलेशन ऑफ अकाउंट्स एक्ट, बंगाल के मनी लैंडर्स एक्ट 1933 ईस्वी, रिलीफ ऑफ आइडेंटिडनेस एक्ट 1935 ईस्वी कृषकों के लिए विशेष रूप में लाभदायक रहे। 9.4 कृषक विद्रोहों के कारण। चंपारण, खेड़ा व बारदोली में जो कृषक विद्रोह हुए, उन्हें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से पूर्ण कारणों ने प्रोत्साहित किया था। इन विद्रोहों की आंशिक कारणों को छोड़कर समानतापूर्ण स्थिति थी, जिनके परिणाम स्वरूप कृषक विद्रोहों को प्रोत्साहन मिला। इन विद्रोहों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नांकित कारणों ने सक्रिय योगदान दिया था। पृष्ठ 130। 9.4.1 चंपारण किसान आंदोलन के कारण। बिहार राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र चंपारण में कृषकों के विद्रोह को 1917-18 ईस्वी में प्रोत्साहन मिला था। इस आंदोलन के उदय के निम्न प्रमुख कारण थे। 1. तिनकठिया पद्धति का दोषपूर्ण होना। चंपारण के कृषकों ने 1917-18 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह किए, उसका महत्वपूर्ण आर्थिक कारण तिनकठिया पद्धति का दोषपूर्ण होना था। ये पद्धति नील की खेती से संबंधित थी, जिसके अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप में जानकारी मिलती है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के कृषकों से अनुबंध करा लिया था, जिसके आधार पर कृषकों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में अनिवार्य रूप में नील की पैदावार करना आवश्यक कर दिया था। परिणाम स्वरूप चंपारण के कृषक इस दोषपूर्ण प्रणाली के कारण शोषण व बाध्यपूर्ण स्थिति में थे, जो कि इस प्रणाली को समाप्त करवाना चाहते थे। इस स्थिति में कृषकों को अधिक कष्ट तब हुआ जब 1916-17 ईस्वी के लगभग जर्मनी के रासायनिक रंगों की उपलब्धि के कारण नील की आवश्यकता महसूस नहीं की जाने लगी। इस स्थिति के कारण चंपारण के अंग्रेजी बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए बाध्य हो गए। चंपारण के कृषकों के लिए ये उचित अवसर था, क्योंकि कृषक भी नील की खेती से छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ दूसरे रूप में उठाना चाहा। उन्होंने कृषकों से प्राप्त होने वाली भू राजस्व, गैर कानूनी करों आदि की दरों में मनमानी वृद्धि कर दी थी। परिणाम स्वरूप इस स्थिति के विरुद्ध कृषकों का विरोध प्रारंभ हुआ, जिसके कारण चंपारण कृषक विद्रोह की शुरुआत को प्रोत्साहन मिला। 2. लगान व अन्य करों में वृद्धि। चंपारण में कृषक विद्रोह को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से अन्य कारण लगान व अन्य करों में वृद्धि किया जाना था। चंपारण के कृषकों को भू राजस्व के रूप में कृषि उत्पादन का काफी हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेजी सरकार को भुगतान करना होता था। इसी प्रकार अन्य प्रकार के कर
यातायात, पथ कर, त्योहार मेला कर, जन्म व मृत्यु कर, धार्मिक कर आदि विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता था। इन करों में जो कि कृषकों पर पहले से ही अतिरिक्त भार थे, उसमें वृद्धि होना कृषकों के लिए असहनीय हो गया था। इस स्थिति के कारण चंपारण के कृषकों ने विद्रोह का सहारा लिया। 3. कृषकों से अवैध वसूली एवं उसका हर्जाना। चंपारण में कृषकों का आर्थिक दृष्टि से इस रूप में भी अत्यधिक शोषण हुआ कि किसानों से अवैध रूप में अत्यधिक धन की वसूली की गई। ये धनराशि लगान व अन्य प्रकार के करों की मनमानी तरीके से वसूल करके प्राप्त की गई थी। इससे किसानों की स्थिति अत्यधिक शोचनीय बन गई थी। गांधीजी व अन्य सहयोगियों के नेतृत्व में अवैध वसूली का विरोध किया गया। इस स्थिति में आंदोलन को विशेष बल मिला। इस समय अंग्रेजी सरकार से ये भी मांग की गई कि कृषकों से जो अभी तक अवैध रूप में वसूली की गई है, उसे या तो लौटाया जाए अथवा उसके बदले में हर्जाना दिया जाए। इस मांग को अंग्रेजी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। 4. कृषकों का शोषण। चंपारण में कृषकों का जमींदारों, साहूकारों व अंग्रेजी सरकार के द्वारा शोषण किया जाना भी एक अन्य कारण था। कृषकों का आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप में अत्यधिक शोषण था। कृषकों से कृषि उत्पादन का अत्यधिक भाग कर व लगान के रूप में लिया जाता था। कृषकों को साहूकार अत्यधिक ब्याज राशि पर धन उधार दिया करते थे तथा दी गई धनराशि में भी हेराफेरी करते थे। कृषकों से जमीन हड़पने, उन्हें बेदखल करने की स्थिति विद्यमान थी। राजनीतिक दृष्टि से भी कृषकों के विरुद्ध जमींदारों, ऋणदाताओं को संरक्षण प्राप्त था। इस स्थिति में परेशान होकर चंपारण के कृषकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। पृष्ठ 131। 5. महात्मा गांधी व अन्य कार्यकर्ताओं का योगदान। 1917-18 ईस्वी के चंपारण कृषक विद्रोह को विशेष रूप में महात्मा गांधी व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सक्रिय योगदान प्राप्त हुआ था। इस नेतृत्व के कारण चंपारण कृषक विद्रोह सक्रिय रूप में प्रारंभ हो सका। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में जो गतिविधियां प्रारंभ कर दी थीं, उस परिस्थिति में चंपारण के कृषकों, वहां के राजकुमार श्री शुक्ल ने गांधी जी को जब चंपारण आने व कृषकों की समस्याओं के संबंध में अध्ययन करने हेतु आमंत्रित किया था। इस समय गांधी जी चंपारण पहुंचे, जहां की उन्हें बृज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी और बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों का सहयोग मिला। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ कृषकों की समस्याओं को सुलझाने एवं उन्हें शोषण, अत्याचार से बचाने व तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने का प्रयास किया तथा कृषकों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने हेतु नेतृत्व प्रदान किया। परिणाम स्वरूप कृषक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकी। 9.4.2 खेड़ा के कृषक विद्रोह के कारण। महाराष्ट्र प्रांत के महत्वपूर्ण क्षेत्र खेड़ा के कृषकों द्वारा बंबई की अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो कृषक आंदोलन 1919 ईस्वी में किया गया, उसको निम्न परिस्थितियों ने सक्रिय योगदान दिया था। 1. अकाल, प्लेग व महंगाई की स्थिति उत्पन्न होना। खेड़ा के कृषक विद्रोह को वहां की अकाल, महामारी एवं महंगाई की स्थिति ने प्रमुख रूप में प्रोत्साहित किया था। ऐतिहासिक दृष्टि से स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न प्रांतों के समान खेड़ा क्षेत्र में भी अकाल की स्थिति समय समय पर उत्पन्न होती थी। इस क्षेत्र में 1918 ईस्वी में भयंकर अकाल व सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण फसल नष्ट हो गई थी। पानी की कमी व खाद्यान्न की पूर्ण रूप से कमी हो गई थी। इससे भुखमरी, प्लेग व भयंकर बीमारियां फैलनी प्रारंभ हो गई थीं। इस स्थिति में सरकार ने उपेक्षा के दृष्टिकोण को अपनाया एवं कोई राहत कार्य नहीं किए। इसके विपरीत कृषकों से लगान वसूलने, वस्तुओं के भावों में वृद्धि करने, कृषकों का शोषण करने की नीति को अपनाए हुए थे। इस स्थिति के कारण कृषकों में असंतोष एवं विद्रोह की भावना प्रज्वलित हुई। परिणाम स्वरूप खेड़ा में कृषक विद्रोह को प्रोत्साहन मिला। 2. कृषकों से अत्यधिक माल गुजारी वसूल करना। खेड़ा के कृषक आंदोलन का अन्य कारण बंबई की सरकार के द्वारा कृषकों से अत्यधिक मालगुजारी वसूल करना था, क्योंकि खेड़ा इलाके में अकाल की भयंकर स्थिति के कारण जब फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, कृषकों के पास उत्पादन व धन का पूर्ण अभाव था। उस स्थिति में सरकार को चाहिए था कि लगान को माफ कर देती,
लेकिन इसके विपरीत उनसे अत्यधिक मालगुजारी वसूल करने की नीति को अपनाया गया। इसके कारण कृषकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनमें असंतोष, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। जब महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र में कृषकों को नेतृत्व व सहयोग किया तो उस स्थिति में ये विद्रोह सक्रिय हो गया। पृष्ठ 132। 3. कृषकों की संपत्ति का कुर्क किया जाना। खेड़ा के कृषकों द्वारा आंदोलन प्रारंभ किए जाने का अन्य महत्वपूर्ण कारण इस दृष्टि से भी संभव हुआ कि सरकार कृषकों की संपत्ति व भूमि कुर्क करने की नीति को क्रियान्वित स्वरूप प्रदान कर रही थी, क्योंकि खेड़ा के कृषक जब भू राजस्व का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे, जो उस स्थिति में महाराष्ट्र सरकार कृषकों की संपत्ति कुर्क कर रही थी, इस स्थिति का कृषकों ने विरोध किया। गांधीजी व अन्य कार्यकर्ताओं का जब सहयोग व नेतृत्व कृषकों को मिला, उस स्थिति में कृषकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 4. कृषकों को गांधी व अन्य कार्यकर्ताओं का नेतृत्व प्राप्त होना। खेड़ा में कृषकों की विभिन्न समस्याएं थीं, उनका शोषण होता था एवं दिन प्रतिदिन अत्याचार निरंतर रूप में बढ़ रहे थे। कृषकों में विद्रोह, असंतोष की स्थिति विद्यमान थी, लेकिन विद्रोह प्रारंभ करने हेतु नेतृत्व की आवश्यकता थी। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी के अतिरिक्त सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि ने कृषकों को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने खेड़ा के किसानों को लगान न देने की शपथ दिलाई। इस स्थिति के कारण खेड़ा विद्रोह प्रारंभ हो सका। 5. कृषकों द्वारा लगान देने से मना करना। खेड़ा में कृषक विद्रोह का अन्य कारण वहां के कृषकों द्वारा लगान देने से इनकार करना था। खेड़ा क्षेत्र में 1919 ईस्वी में जहां एक और सूखे व अकाल की स्थिति बनी हुई थी, वहां कृषकों से महाराष्ट्र सरकार लगान भुगतान करने की मांग कर रही थी। इस प्राकृतिक आपदा के समय कृषकों ने लगान का भुगतान करने से मना कर दिया था। कृषकों का ये मानना था कि फसल नष्ट हो गई है, भू राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण वे भू राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हैं। लेकिन सरकार का ये तर्क था कि फसल 25% नष्ट नहीं हुई है, जिसके आधार पर किसानों को लगान से मुक्त किया जाए, क्योंकि भूमि कर नियमों में ये व्यवस्था की गई थी कि यदि फसल साधारण से 25% कम होगी तो भूमि कर में कृषकों को छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा के कृषकों ने सरकार को लगान देने से मना कर दिया तथा कृषकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 9.4.3 बारदोली कृषक विद्रोह के कारण। गुजरात राज्य के सूरत जिले में बारदोली नामक इलाके के कृषकों ने भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था। इस विद्रोह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निम्नांकित परिस्थितियों का सहयोग रहा। 1. कृषकों द्वारा लगान न दिया जाना। बारदोली के कृषक आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण परिस्थिति वहां के कृषकों द्वारा 1928 ईस्वी में सरकार को लगान का भुगतान करने से इनकार करना था। कृषकों के लगान में 30% की वृद्धि 1926 ईस्वी में सरकार के द्वारा कर दी गई थी, जिसका कि कृषकों ने विरोध किया। परिणाम स्वरूप मामले की जांच हेतु बारदोली जांच समिति की नियुक्ति की गई, जिससे समिति ने लगान बढ़ोतरी को अनुचित बताया। यंग इंडिया, नवजीवन, बॉम्बे समाचार आदि अखबारों ने इस समाचार को प्रकाशित किया। 1927 ईस्वी में भीम भाई नाइक और शिवदासानी के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल बंबई सरकार के राजस्व विभाग अधिकारी से मिला। 1928 ईस्वी में कृषकों ने लगान का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया एवं सरकार के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया। पृष्ठ 133। 2. असहयोग आंदोलन की देन। बारदोली के कृषक आंदोलन के उदय के कारणों में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए 1920-21 के असहयोग आंदोलन की देन एवं परिणाम को कहा जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जिस असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था, उसमें कृषकों का सक्रिय सहयोग मिला था, क्योंकि कृषकों की भी अपनी समस्याएं, शोषण व अत्याचार थे, मुक्ति प्राप्त करने के स्वार्थ थे। उन्होंने गांधी जी का सहयोग प्राप्त करने हेतु एक आंदोलन में भाग लिया व प्रेरणा प्राप्त कर अपने अत्याचारों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कृषक आंदोलन प्रारंभ किया। 1922 ईस्वी में बारदोली राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। इस इलाके के स्थानीय नेता जैसे कल्याण जी और कुंवर जी मेहता, दयाल जी देसाई ने
असहयोग आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने में सक्रिय योगदान दिया। इन नेताओं के प्रयास से गांधी जी ने बारदोली को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए चुना। परिणाम स्वरूप बारदोली में कृषकों को गांधी जी व असहयोग आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, जिसके कारण कृषक विद्रोह प्रोत्साहित हुआ। 3. अंग्रेजी सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति। बारदोली में कृषक विद्रोह को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण भी प्रमुख कारण सिद्ध हुआ था। अंग्रेजी सरकार की दोषपूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण नीति के कारण कृषकों की स्थिति शोचनीय बन गई थी। बारदोली क्षेत्र के कृषकों के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा उनके हितों, उद्देश्यों के अनुरूप तथा उनके कष्टों व समस्याओं को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार के कदम नहीं उठाए गए थे। कृषकों को खाद, बीज, कृषि उपकरण, कीटनाशक आदि उपलब्ध नहीं करवाए गए। उनको शोषण, अत्याचार से बचाने, ऋण से मुक्ति दिलाने, कम ब्याज पर ऋण सुविधा दिलवाने, उन्हें स्वास्थ्य, चिकित्सा, निवास, जीवन बीमा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। परिणाम स्वरूप कृषकों में सरकार के प्रति असंतोष, विद्रोह की स्थिति बन गई थी, जिन्होंने सरकार के विरुद्ध आंदोलन की नीति को अपनाया। 4. प्रारंभिक कृषक आंदोलन का प्रभाव। बारदोली के कृषक आंदोलन को प्रेरित करने में इस आंदोलन से पूर्व हुए विभिन्न कृषक आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। भारत के बंगाल प्रांत, दक्षिण भारत, गुजरात, अवध, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषकों के द्वारा जो कृषक विद्रोह प्रारंभ हुए, उन विद्रोहों को प्रोत्साहित करने हेतु जो परिस्थितियां विद्यमान थीं, वे ही बारदोली कृषक विद्रोह की थीं। कृषक विद्रोहों की प्रेरणा से बारदोली के कृषकों ने भी ये निर्णय लिया कि हमें भी अपनी समस्याओं का निराकरण करने, सरकार, जमींदार के शोषण, अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आंदोलन प्रारंभ किया जाए। अतः इस परिस्थिति ने भी कृषक विद्रोह को प्रोत्साहित किया। 5. विभिन्न नेताओं व संगठनों का नेतृत्व प्राप्त होना। बारदोली के कृषक आंदोलन को विभिन्न नेताओं, संगठनों एवं कार्यकर्ताओं का कुशल व सक्रिय नेतृत्व प्राप्त हुआ था, जिसके कारण भी ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को महात्मा गांधी, कल्याण जी, कंवर जी मेहता, दयाल जी देसाई, नरहरि पारिख, जगत राम दवे आदि नेताओं का सक्रिय सहयोग मिला, जिससे कि कृषक आंदोलन बारदोली में प्रारंभ हो सका। इसी प्रकार बारदोली की किसान समिति, आश्रमों, स्वयं सेवकों का भी योगदान मिला, जिनकी गतिविधियों व कार्यों के फलस्वरूप बारदोली में कृषकों को विद्रोह करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चंपारण, खेड़ा, बारदोली में कृषक विद्रोह होने के उक्त महत्वपूर्ण कारण एवं परिस्थितियां थीं, जिनके फलस्वरूप कृषक विद्रोह प्रारंभ हुए। पृष्ठ 134। 9.5 किसान आंदोलनों का उद्भव एवं विकास। चंपारण क्षेत्र में कृषक विद्रोह का उद्भव 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। इस समय यूरोपियन बागान मालिकों ने चंपारण के कृषकों से इस आशय का अनुबंध करवा लिया था कि किसानों के पास जो भूमि है, उस भूमि के 3/20वें हिस्से में वे नील की खेती अनिवार्य रूप में करेंगे। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। इस व्यवस्था का चंपारण के कृषकों द्वारा विरोध किया गया। कृषकों में असंतोष एवं विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन जब 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का अत्यधिक रूप से प्रचार हुआ, तो उस स्थिति में नील की मांग कम हो गई। उस स्थिति में बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए थे। चंपारण के कृषक भी इस स्थिति से छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन यूरोपियंस बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। उन्होंने चंपारण के कृषकों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैरकानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। उनकी इस नीति के विरुद्ध प्रारंभ में 1980 ईस्वी में किसानों ने विरोध किया, लेकिन मालिकों का लूट का कार्य चलता रहा। चंपारण में विद्यमान उक्त स्थिति में 1917 ईस्वी में यहाँ के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आमंत्रित करने का प्रयास किया। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे, कमिश्नर ने उन्हें वहां से तुरंत चले जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस आदेश को स्वीकार करने से मना कर दिया। भारत सरकार ने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांवों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी अपने सहयोगियों ब्रज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, बिहार के
अनेक बुद्धिजीवियों के साथ सवेरे गांव में निकल जाते थे और दिन भर विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर वहां के कृषकों के विचार एवं बयान दर्ज करते थे। कृषकों से पूर्ण जानकारी पूछताछ करके प्राप्त करते थे। इन गतिविधियों के कारण किसानों में भी विद्रोह करने की भावना, आत्मसम्मान की विचारधारा बढ़ी। इस स्थिति में अंग्रेजी सरकार ने समस्त स्थिति की जांच करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति की थी। गांधी जी को इस आयोग का सदस्य बनाया गया था। गांधी जी अपने प्रयासों के फलस्वरूप लगभग 800 कृषकों के बयान सबूत के रूप में इकट्ठा कर चुके थे। आयोग ने सरकार को ये सिफारिश की कि तिनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव रखा कि किसानों से जो पैसा अवैध रूप में वसूला गया है उसके लिए उन्हें हर्जाना दिया जाए। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए तैयार हुए। गांधी जी बागान मालिकों के इस निर्णय को मान गए। यद्यपि चंपारण के कार्यकर्ताओं व कृषकों ने गांधी जी के इस निर्णय का विरोध किया, तथापि गांधी जी का ये मानना था कि मालिकों द्वारा 25% रकम वापस करना भी उनकी बेइज्जती है। परिणाम स्वरूप यूरोपियंस बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। चंपारण के पश्चात खेड़ा जिले के कृषक विद्रोह का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। इस विद्रोह का उद्भव ऐतिहासिक दृष्टि से वहां प्रारंभ हुए अकाल, प्लेग व अत्यधिक महंगाईपूर्ण परिस्थितियों में हुआ था। अकाल के कारण खेड़ा इलाके में फसल नष्ट हो गई थी। उस परिस्थिति में भी अंग्रेजी सरकार खेड़ा के कृषकों से मालगुजारी वसूल कर रही थी। कृषक ये मांग कर रहे थे कि भू राजस्व माफ किया जाए, लेकिन सरकार कृषकों की बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इस समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों गांधी विठलभाई पटेल ने इस संबंध की जांच पड़ताल की और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कृषकों की मांग न्यायोचित है तथा राजस्व संहिता के अनुसार किसानों का पूर्ण लगान माफ किया जाना चाहिए। पृष्ठ 135। कृषकों के द्वारा जो आंदोलन अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रारंभ किया गया, उसमें गुजरात सभा की सक्रिय तथा महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी इस सभा के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने खेड़ा के कृषकों को ये कहा कि वे सरकार को भू राजस्व का भुगतान नहीं करें। गांधी जी के द्वारा कृषकों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वे सरकार के दमनकारी आदेश के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करें। खेड़ा कृषक आंदोलन को प्रेरित करने हेतु जिले के वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुला, याग्निक तथा अन्य अनेक युवाओं ने गांधी जी के 7 गांवों का दौरा प्रारंभ किया। कृषकों से संघर्ष करने की अपील की। इस समय अंग्रेजी सरकार लगान न देने वाले किसानों की संपत्ति कुर्क कर रही थी। उनके मवेशियों को हाँक कर ले जा रही थी। गांधी जी ने सभी कृषकों से लगान न देने की शपथ दिलवाई। इस समय सरकार ने ये निर्णय लिया कि खेड़ा जिले के जो किसान लगान देने की स्थिति में हैं, वे ही लगान का भुगतान करें। गांधी जी भी इस निर्णय के पक्ष में थे, अतः कृषक आंदोलन समाप्त कर दिया गया। गुजरात राज्य के सूरत जिले स्थित बारदोली तालुक के कृषक आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई थी। इस विद्रोह के उद्भव में 1921-22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का सक्रिय सहयोग माना जाता है। बारदोली में विभिन्न समाजसेवी और राजनीतिक नेता सक्रिय थे। उन्होंने यहां राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की, छात्रों को सरकारी स्कूलों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया, विदेशी वस्त्रों, शराब के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ दिया। बारदोली क्षेत्र में आनावेल, ब्राह्मण तथा पेट्टीदार महत्वपूर्ण बिरादरियां थीं। इनके नाम से आश्रम की स्थापना की गई, जो कि छात्रावास का कार्य करते थे। 1922 ईस्वी में गांधी जी के सुझाव पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बारदोली क्षेत्र के आदिवासी, अछूत, निम्न जातियों, जिन्हें कालेप्राज कहा जाता था, उनके हित में कार्य करना प्रारंभ किया। इस इलाके में 60% आबादी इस वर्ग से ही संबंधित थी। बाकी जातियां स्ववर्णों या उच्च जातियों से संबंधित थीं, जिन्हें उजली पराज कहा जाता था। कालीपराज जनता के लोगों हेतु कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 6 आश्रम भी खोले थे। आश्रम बारदोली के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए। इन आश्रमों के माध्यम से लोगों में शिक्षा प्रसार, शोषण, अन्याय के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा दी गई। बारदोली इलाके में कुंवरजी मेहता और केशवजी गणेश ने आदिवासियों की भाषा व बोली को सीखा, कालीप्राज साहित्य की रचना की। विभिन्न गद्य लेखों व कविताओं के माध्यम से कालीप्राजाओं में विद्यमान सामाजिक कुरीतियों पर हमला किया। बंधुआ मजदूरी या होली पद्धति के विरुद्ध आवाज उठाई।
इस समय बारदोली क्षेत्र में भजन मंडलियों ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर सामाजिक सुधारों को करने का आह्वान किया। इस समय आश्रम के कार्यकर्ताओं की जमींदारों तथा ऊंची जातियों के लोगों के संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हुई। 1922 ईस्वी के पश्चात प्रतिवर्ष कालीप्राज सम्मेलन का आयोजन होता था। 1927 ईस्वी के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, जिसके द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया। गांधी जी ने इस समय कालीप्राज का नाम बदलकर रानी राज अर्थात जंगल के वासी रख दिया था। पृष्ठ 136। बारदोली क्षेत्र के कृषक विद्रोह की कड़ी में गुजरात के नेताओं नरहरि पारेख, जगतराम दवे का महत्वपूर्ण प्रयास था कि उन्होंने वहां विद्यमान होली पद्धति को अमानवीय तथा शोषकपूर्ण प्रणाली बताया। इन नेताओं ने अपने प्रतिवेदन में ये विचार रखा कि सूदखोर और जमींदार गरीब कालीप्राज जनता का आर्थिक और यौन शोषण कर रहे हैं। आश्रम के कार्यकर्ता भूमिधर किसानों के बीच भी सक्रिय थे। 1926 ईस्वी में जब पुनरीक्षण अधिकारी ने लगान में 30% की बढ़ोतरी की सिफारिश की तो कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया। इसकी जांच हेतु बारदोली जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने जुलाई 1926 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लगान वृद्धि को अनुचित बताया गया था। लगान वृद्धि के विरुद्ध यंग इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे समाचार, देशबंधु, मराठा आदि समाचार पत्रों ने प्रकाशन कार्य किया। 1927 ईस्वी में विधान परिषद के सदस्यों ने भी लगान वृद्धि के मुद्दे को उठाया। बारदोली के खेदूत मंडल में कृषकों की बैठकें आयोजित की गई थीं। 1927 ईस्वी में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भीम भाई नाइक और शिवदासनी के नेतृत्व में बंबई सरकार के राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी से मिला। परिणाम स्वरूप सरकार ने लगान की वृद्धि 30% से घटाकर 21.97% कर दी थी, लेकिन कृषक व कार्यकर्ता इससे संतुष्ट नहीं थे। इस समय 60 गांवों के प्रतिनिधियों की बैठक कादोद संभाग के कामनो गांव में हुई, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया और जनवरी 1928 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में किसान समिति के सदस्य वल्लभ भाई को बारदोली आने का निमंत्रण देने के लिए अहमदाबाद गए। वल्लभ भाई पटेल 4 फरवरी 1928 ईस्वी को बारदोली पहुंचे तथा किसानों के प्रतिनिधियों एवं संविधानवादियों से वार्तालाप किया। पटेल ने बंबई के गवर्नर को पत्र लिखा कि लगान निर्धारण अनुचित नियम पर आधारित है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। 12 फरवरी 1928 ईस्वी में पटेल ने किसानों को लगान की अदायगी न करने का निर्णय लिया। कृषकों ने इस समय प्रभु के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे। इस समय बारदोली में सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली के पूरे इलाके को 13 कार्यकर्ता शिविरों में बांट दिया था और प्रत्येक शिविर के संचालन के लिए एक अनुभवी नेता तैनात किए गए। प्रांत के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 राजनीतिक कार्यकर्ता तथा 1500 स्वयंसेवी, जिसमें अधिकतर छात्र थे, इस आंदोलन की सेना थी। इस समय प्रकाशन विभाग की भी स्थापना की गई, जहां से प्रतिदिन बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन होता था, जिसमें सरल व्यंग्यपूर्ण शैली में लेख प्रकाशित होते थे। आंदोलन का अपना गुप्तचर विभाग भी था। इस खुफिया विभाग का ये काम था कि कहीं कोई लगान तो नहीं दे रहा है। यदि दे रहा है अथवा देने का विचार कर रहा है तो उसे रोका जाता था। ये विभाग ये भी पता लगाता था कि सरकार अब क्या करने जा रही है। बारदोली के कृषकों में संघर्ष के लिए जागृति उत्पन्न करने का कार्य मुख्य रूप से बैठकों, भाषणों, पर्चों के माध्यम से तथा घर घर भ्रमण करके किया गया। महिलाओं को भी जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस कार्य के लिए बंबई की पारसी महिला मीठूबेन पेटिट, भक्तिबा गोपालदास की पत्नी, मनीबेन पटेल, सरदार वल्लभ भाई की बेटी शारदाबेन शाह और शारदा मेहता को विशेष रूप में लगाया गया था। पृष्ठ 137। बारदोली के कृषक विद्रोह में निम्न जातियों धोबी, कुम्हार, कहार, मजदूर, नाई आदि का तथा ग्राम पंचायतों का पूर्ण सहयोग रहा। परिणाम स्वरूप सरकारी अधिकारियों को खाद्य सामग्री, वाहन तथा आवश्यक वस्तुओं से वंचित रहना पड़ा। नौकर चाकर भी नहीं मिल रहे थे। स्पष्ट है कि कृषक विद्रोह में अन्य वर्ग के लोगों का भी सक्रिय योगदान रहा। इस समय सरकार के समर्थक आदि भी
कृषकों के खेमे में आने लगे तथा समर्थन करने लगे। कांग्रेस के नेताओं ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से अनुरोध किया कि वो किसानों की तमाम शिकायतों की जांच करे। जांच के पश्चात सोसाइटी ने जो रिपोर्ट दी उससे नरमपंथी नेता किसान संघर्ष के समर्थक हो गए। कृषक आंदोलन की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप गवर्नर की कार्यकारी परिषद भी दमनकारी सत्ता का समर्थन करने के पक्ष में नहीं थी। गवर्नर विल्सन पर दबाव डाला गया कि वो मामले को शीघ्र निपटाने ब्रिटेन की संसद में भी कृषकों की समस्याओं के संबंध में चर्चाएं करें। बंबई प्रेसिडेंसी के विभिन्न हिस्सों में किसान अपने लगान के पुनर्निर्धारण के लिए आंदोलन की धमकी दे रहे थे। जन समस्याओं और प्रदर्शनों की गतिविधियां निरंतर बनी हुई थीं। 2 अगस्त 1928 ईस्वी के दिन महात्मा गांधी बारदोली पहुंचे। उस समय